हिंदुस्तान को एक किया। अरे उस बोने को पता नहीं ये कद वालों की बस्ती है। चीन उस बोने को पता नहीं ये कद वालों की बस्ती है। इष्ट है इनका महाकाल, इनकी तो अपनी मस्ती है। इष्ट है इनका महाकाल, इनकी तो अपनी मस्ती है। अरे तेरे जैसे कितने ही इन पैरों को सहलाते हैं। अगर चीन है प्यारे तू, हम नाम चीन कहलाते हैं। अगर चीन है प्यारे तू, हम नाम चीन कहलाते हैं। शायद इस बात पर तालियां ज्यादा बजे कि चाय वाले से ये बता दूं मैं बेटा, ये सच है कि चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, सच है ये बात। लेकिन एक बात का ख्याल रखना और ये सोचकर चुपचाप बैठो खामोशी से कि खामोश जो बैठ के देखते रहे वो भी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। सही बता रहा हूं यार, क्या श्रोता हैं आप लोग, मजा आएगा। आज की शाम जो महफिल सजीएगी ना, गोविंद राठी दावा करता है कि बरसों तक याद रखोगे आप इसको। मित्र परिवार ने जो ये कोशिश की है ना, मुकेश भाई ने, सोनू जी ने और जितने लोग यहां मेरे मित्र परिवार के हैं, आज क्या टीम बुलाई है यार। इतने अच्छे कवि, इतने बढ़िया शानदार कवि एक साथ एक दिन में पकड़ में आ गए। वरना कभी सुदीप को पकड़ो तो राजू भाई की तारीख नहीं मिलती, राजू भाई की मिल जाए तो मोहिनी की नहीं मिलती, मोहिनी जी की मिल जाए तो मुन्ना नहीं मिलता, मुन्ना जी मिल जाए तो ये नहीं मिलते, ये नहीं मिलते तो मैं नहीं मिलता। लेकिन बड़ी बात है कि ये सारे कवि एक तारीख में इस मित्र परिवार के स्नेह के प्यार के वशीभूत यहां पर आ गए। एक बार इनके सम्मान में आपकी तालियां बज जाए ताकि इनका एक लंबा सफर जो इन्होंने तय किया है, इनकी थकान दूर हो जाए। हालांकि मैं जानता हूं इनकी थकान आज आपकी तालियां खुद दूर कर देंगी। कई रातें हो गई इन लोगों को घर से निकले हुए, लगातार कार्यक्रम में हैं क्योंकि उत्सव चल रहे हैं। पिछले दिनों हमने गणेश उत्सव मनाया, 8 दिन 10 दिन तक हमने खूब बढ़िया तरीके से गरबा खेला, दुर्गा उत्सव के डांडिया खेला, पितरों के श्राद्ध किए, वो भी उत्सव था हमारे लिए 16 दिन तक। इसके बाद हमने रावण मारा दशहरे का, और आज बढ़िया बैठे हुए हैं मार मूर के। तो नहीं, सही बता रहा हूं, ये बड़ी बात है। ये दिक्कत है देश की। मेहनत में कर रहा हूं, चाय ये लोग पी रहे हैं। एक मेरी भी रख जाना। कहाँ है राठी है भाई, पर असली मारवाड़ी है। हालांकि असली मारवाड़ी तो मैं इसलिए अपनी बोलूंगा कि मैं बहुत अपने आप को सियाना समझता था, मगर जब यहाँ आके मैंने मारवाड़ी देखे कि 4 गुलदस्ते में 40 लोगों का स्वागत करवा दिए इन लोगों ने। आज मेरा सारा भ्रम टूट गया, भगवान की कसम। अपने आप को बहुत सियाना समझता था मैं प्रणाम करता हूं इस समिति को। सच बता रहा हूं, ये समिति कमाल है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, क्या है खैर गुलदस्ते, इज्जत, तोहफे, देखो क्यों आए हैं बस ये बता दूं। हमें इज्जत, तमगे और साफे खूब मिलते हैं। कविता खर्च करते हैं, मुनाफे खूब मिलते हैं। कि हम उनसे नहीं मिलते कि जिनसे दिल नहीं मिलता, वरना सर झुका दे तो लिफाफे खूब मिलते हैं। लिफाफों के लिए आज कोई कवि नहीं आया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, ये सब फोकट की बात है क्या, ये सब एडवांस लेके बैठे हुए हैं। ये ऐसा कहना पड़ता है, मगर इनकी इज्जत रखना भी मेरा हाथ में है। हाँ, लेकिन शानदार टीम है। मैं इनके नामों से आपको परिचय इसलिए करवाना चाहता हूं कि ये कहां से आए हैं, इनका रस क्या है, इनकी सारी जो कलाकृतियां हैं किस विधा में पारंगत हैं, क्या पढ़ते हैं, ये जब इनका क्रम आएगा तो मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। लेकिन
मैं इनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। इस तरफ जो ये शख्स दाढ़ी वाले बाबा के भेष में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे राम रहीम, लेकिन ये प्यारा गीतकार उत्तर प्रदेश की जमीन इटावा से आता है और पूरे मुल्क में छा जाता है। एक बार पूरा सदन राजीव राज के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर अभिनंदन करें उनका। लंबाई के कारण हिंदुस्तान में कुछ लोग बड़े प्रसिद्ध हुए, लेकिन दो लोगों ने ऊंचाई प्राप्त वहां तक की, एक अमिताभ बच्चन, दूसरे सुदीप भोला। जितना कद उनकी लंबाई का है उतना ही कद उनकी कविताओं का। एक बार सुदीप भोला के लिए जो हमारे बीच जबलपुर से, दिल्ली से, अब तो दिल्ली निवासी हो गए हैं लगभग, लेकिन वे जबलपुर से ही हैं। मंच के इस तरफ जो इतने गुलाबी हो रहे हैं जैसे जयपुर से आए हैं, मगर हकीकत में ये नागपुर जो आपकी अपनी जमीन है, आपकी अपनी मिट्टी है, और आपकी अपनी मिट्टी वाले का स्वागत आप कैसे करते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। भाई सतीश लाखोटिया देश के एक बड़े व्यंग्यकार हैं। मेरा मन था, ये टीम पूरी बन चुकी थी, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने मुकेश भाई से कहा कि एक कवि आपके बगल में नागपुर से ही हैं, और वो चूंकि आपकी जबान के हैं, आपके शहर के बिल्कुल नजदीक के हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सतीश भाई को भी बुलाएं। तो उन्होंने उनको भी आमंत्रित किया। दोबारा इनके लिए फिर तालियां बजे आपकी। एक बैटरी जो बिल्कुल चार्जर के पास ही रखी हुई है और फुल चार्ज है। मंदसौर मध्य प्रदेश की जमीन से ये लाड़ला कवि आता है और सारे देश को हंसाने का काम करता है। एक बार मुन्ना बैटरी के लिए पूरा सदन ताली बजा दे। और मंच का एकमात्र हसीन चेहरा, एक लाजवाब कवियत्री जो श्रृंगार, गीत, गजल, छंद, मुक्तक कई विधाओं पर और खास करके हास्य की परंपरा को निर्वाह करने वाली, आपके चेहरे पर मुस्कान उगाने वाली डॉक्टर भुवन मोहिनी हमारे बीच इंदौर शहर से हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन उनके लिए भी तालियां जोरदार बजा दे। और आपकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म और हाथों में थोड़ी सी ताकत हो तो मैं गोविंद राठी सुजालपुर मध्य प्रदेश से आपके बीच आता हूं। हास्य व्यंग्य का एक छोटा सा कवि हूं, और आज की रात मुकेश भाई ने कहा कि आप संचालन भी इस कार्यक्रम का कीजिए। वक्त बहुत हो गया है, समय की सीमा है, और सीमा कम वक्त जो है वो सचिन हैदर लप्पू सा सचिन, मुझे तो ऐसा लगता है वो सचिन हैदर ना हो गया हो। नहीं, बड़ी बात है ये। एक हमारा सचिन था तेंदुलकर जो गेंद को सीमा पार कर दिया करता था। एक ये वाला आया तो सीमा पार से गेंद ही उठा लाया। और तालियां इस बात पर बजाना कि गेंद भी ऐसी लाया है कि साथ में 4 टेनिस बॉल मुफ्त आई है। सच बता रहा हूं, मजा आएगा। महिलाएं थोड़ी सी तालियां कम बजा रही हैं, किसी संकोच में है, लेकिन कोई बात नहीं। जब अवसर आएगा, वक्त आएगा तो आपकी तालियां भी हम तक पहुंचनी चाहिए। मैं इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करना चाहता हूं। मातेश्वरी की वंदना करवाना चाहता हूं, वो माँ जिसके हजारों हजार नाम है साहब। वो माँ जब छाती पे सवार होती है तो दुर्गा बन जाती है। वो माँ जब सर पे सवार होती है तो चंडिका बन जाती है। मगर वही माँ जब कंठ में आती है, जिह्वा पर विराजती है, तो माँ शारदे का रूप धारण कर लेती है। आपकी तालियां, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और चौथी पंक्ति के बाद विधिवत कार्यक्रम आरंभ करने के लिए माता की एक बेटी यहां पर विराजित हैं, कई बेटियां सामने बैठी हुई हैं। मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम का आगाज करें मां की वंदना के साथ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बस एक मां की मोहब्बत दिखाई देती है। जुड़ जाना कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने के लिए। बस एक मां की मोहब्बत दिखाई देती है,
कायनात में एक ही औरत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। तालियां पूरे सदन की बजें। आए डॉक्टर भुवन मोहिनी। शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को वंदन करती हूँ। मानस का ये बहुत पावन मंच जो आप लोगों ने सजाया है, इस मंच को भी प्रणाम करती हूँ। मंच पर जितने भी काव्य मनीषी बैठे हैं, सभी को अपने क्रम का नमन करती हूँ। इधर कुर्सी पर बैठे खाते पीते नेताओं को विशेष प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोता, जिनके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा है, या मैं यूँ कह दूं कि ये जो अनुष्ठान आज होने वाला है, ये जो काव्य यज्ञ आज होने वाला है, आप वे पवित्र समिधाएं हैं जो इस यज्ञ को उत्कृष्ट और आकृष्ट बनाएंगी। माँ की वंदना का आदेश हुआ है। निश्चित रूप से आप जिस उल्लास में हैं, ये आपका उल्लास आनंद तक और आनंद परमानंद तक पहुंचेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। लेकिन हमारी एक परंपरा होती है कवि सम्मेलन की, कि हम कवि सम्मेलन में शुरू होने से पहले उस माँ का आह्वान करते हैं, उसे पुकारते हैं कि वे आए और इस मंच पर विराजित हों और आज के कार्यक्रम की सफलता की आश्वस्ति और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो मैं उसी क्रम में खड़ी हूँ, आपसे आस्था का कुछ मन मांगती हूँ। 4 पंक्तियां स्वस्ति वाचन की पहले माँ के चरणों में निवेदन करती हूँ और फिर अपने वंदना तक आती हूँ। एक बार मुझे आगे से पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अनुमति दे दीजिए, मैं माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। बहुत अच्छे भाई, वाह। वाकई में साउंड बहुत अच्छा है। जिन्होंने आदरणीय ने कहा था माइक बहुत अच्छा है। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो, अगर सत हो तो माता जानकी संबल के जैसा हो। हे पावन मंच मानस का, भुवन की प्रार्थना इतनी, मेरा हर शब्द शालिग्राम तुलसी दल के जैसा। बहुत अच्छे। मेरा आपने आश्वस्त कर दिया कि माँ की वंदना में भी आप मेरा ऐसा ही साथ देंगे। आइए उस माँ को पुकारते हैं जिसके कारण हम कुछ कहने में और आप सुनने में समर्थ हो पाते हैं। बहुत अच्छे। आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा भाई, कमाल है। जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी, रसवती सरस्वती। कमाल है यार। जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती, जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी, रसवती सरस्वती। व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो, व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश। क्या कहने हैं? शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती, पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को, पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को, ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को।
सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो। बहुत अच्छे। सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। क्या कहने। एक प्रार्थना जो यहाँ बैठे हर मन की प्रार्थना है, बहुत अच्छे। उसे मैं शब्द देती हूँ और माँ तक पहुँचाती हूँ। अगर ये सचमुच आपके भी मन की प्रार्थना हो तो वंदना का अंतिम बंध पढ़ रही हूँ, सूचित कीजिएगा। स्वागत। सुनिए क्या खूब है कि जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे, वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे। नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे। उर में हो छवि तेरी, तेरा उच्छ्वास हो। उर में हो छवि तेरी, तेरा उच्छ्वास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती, रसवती। बहुत 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 अच्छे। कितना होता है। निकल दो माइक, निकल दे। चलिए कोई बात नहीं, समय की मैंने जैसा, लेकिन इतना वक्त उन्होंने दिया उसके लिए तालियां बजे। अभिनंदन है। मातेश्वरी की वंदना हो गई। कुछ हाथ फिर भी खामोश रहे, कोई बात नहीं। एक बार अपनी अपनी माँ के सम्मान में बजाकर बताइए जरा। उसमें भी नहीं बजा रहे हो तो फिर किसके सम्मान में बजाओगे? बच्चे की माँ के सम्मान में बजाओगे आप, जो सारी उम्र से आपको बजा रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक मौका और दूंगा। इस खूबसूरत वंदना जो डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने यहां से पढ़ी, मैं उसके माथे पे गुलाल का छींटा लगाता हूं 4 पंक्तियों से। लेकिन चौथी पंक्ति गांठ में बांध कर ले जाना। गोविंद राठी दावा करता कि सारी जिंदगी काम आएगी आपको, सारी जिंदगी। सुनिएगा, जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती। ले जाना बांध के, फिर कह रहा हूं, जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती। आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती। और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में, मां जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। आइए सर, आप वक्त पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, माफी चाहते हैं। एक तो मुकेश जी ने हर आदमी को अलग अलग कार्ड में टाइम दे दिया लगता है। बाहर पुलिस व्यवस्था भी है क्या? कोरोना में पुलिस ने हमें खाली इसलिए मारा कि हम मर नहीं जाएं। आ जाइए, चलिए सब आते रहेंगे, क्रम चलता रहेगा, आप थोड़ा सा जुड़ जाएं अब। अरे आइए राठी साहब, आइए, आ जाइए तेजी से। मैं पहले कवि को बुलवाना चाहता हूं। थोड़ी सी निवेदन 2 छोटे छोटे से हैं मेरे। एक तो ये जितने यहां पे कवि विराजित हैं, इनके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, कोई तबला, हारमोनियम, पेटी कुछ भी नहीं है। सिर्फ शब्द यात्रा करेंगे। ये जब यहां से कविता पाठ करेंगे तो ये शब्द आप तक पहुंचेंगे। आपका इन तक रिप्लाई पहुंच जाए तो ये आपको 2 गुना 4 गुना करके वापस लौटाएंगे। ये मेरा दावा है और ये मेरी सलाह है निजी, कि थोड़ी तालियां आपकी इनको मिलेगी तो इनकी थकान भी उतरेगी और ये आपको अच्छे से अपनी कविताएं और ज्यादा संप्रेषित भाव से दे सकेंगे। आइए
इधर का कोई फैक्ट्री है क्या? इधर की बंद करवा के उधर से चालू करवाओ जरा। तो ये सलाह है मेरी, मान के चलना। देखो, हमारे देश के बड़े कवि हुए थे ओम व्यास। ओम, कितने लोगों ने नाम सुना उनका? उज्जैन के थे, आज हमारे बीच नहीं है वो, क्योंकि एक सड़क दुर्घटना के अंतर्गत वो एक्सपायर हो गए। लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात कही कि इस देश की जितनी भी दुर्गति की है वो फोकट के सलाहकारों ने की, फोकट के रायचंदों ने। सच बता रहा हूं। एक दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था, यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। तो एक फोकटिया रायचंद उसके पास पहुंचा, बोले भाई साहब ये ताजा मिठाई कहां मिलती है? बोले यही मिलती है। बोले भाई साहब मुझे मालूम, आपको मालूम, सारे शहर को मालूम कि यहां मिलती है, तो इस बोर्ड में यहां लिखने की क्या जरूरत? उस फोकटिया रायचंद की बात दुकानदार की समझ में आ गई। उसने पेंटर को बुलवाया और उस बोर्ड में से यहां शब्द पुतवा दिया। अब रह गया हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। मगर जैसा मैंने बताया, रायचंदों का देश, दूसरे दिन दूसरा आया। बोले भाई साहब कभी कभार बासी भी बेचते हो क्या? बोले नहीं। बोले फिर हमेशा का क्या मतलब? भाई साहब दूसरा रायचंद ने राय दी कि हमेशा पुतवाओ। उसने फिर पेंटर को लगाया, हमेशा पुतवा दिया। अब रह गया ताजा मिठाई मिलती है। अब बिल्कुल थोड़ा जागृत हो जाना, जो अगली बात कह रहा हूं। अगले दिन जो अगला रायचंद आया, बोले भाई साहब दिन भर में रावण को कितनी बार याद करते हो? दुकानदार बोला तेरा दिमाग खराब है, रावण से क्या लेना देना मेरा? नहीं। बोले फिर भी? बोले देख, राम को याद करता हूं तो रावण याद आ जाता है। बोले एग्जैक्टली भाई साहब यही कह रहा हूं कि जब भी हम ताजा शब्द पढ़ते हैं हमारे दिमाग में बासी शब्द स्ट्राइक होता है। यहां तालियां बजनी थी, हर कवि सम्मेलन में बजती है। मैं बताता रहूंगा कि कहां कहां बजती है। भाई साहब ताजा पुत गया, अब रह गया मिठाई मिलती है। अगले दिन जो अगला आया उसने निकाला जेब से 500 का नोट। बोले भाई साहब एक लखानी की चप्पल देना। राजू भैया, दुकानदार बोला तेरा दिमाग खराब है, ये चप्पल जूते की दुकान है। बोले भाई साहब वही तो कह रहा हूं, जब मिठाई की है तो मिठाई लिखने की क्या जरूरत? मिठाई पूछ गया, अब रह गया मिलती है। मुन्ना रख दे इसको। अगले दिन एक ने भसाई बोतल, बोले मिलती है तो एक अद्दी मेरे को भी दे दे। यकीन जानना साहब, रायचंदों ने राय दे दे के उस दुकानदार का सारा बोर्ड साफ करवा दिया। और अगले दिन जब उसने वो धूप में बोर्ड सूखने के लिए रखा, तो जो अगला रायचंद आया उसकी राय पहुंच जाए तो अब पीछे तक के लोगों बहुत ही मुर्दारी से बैठे हो। अब अगली पंक्ति में जागृत हो जाना। वो आया, बोले भाई साहब जब अपने पास इतना अच्छा बोर्ड खाली पड़ा है तो इस पर लिखवाते क्यों नहीं हो कि यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है? ये हालत है रायचंदों की। लेकिन हमें रायचंदों की कोई इसमें नहीं उलझना है, हमें सिर्फ तालियां बजानी है, बात अच्छी हो तो। मैं पहले कवि को आवाज देना चाहता हूं। पहला कवि बड़ा सलीकेदार कवि है। सलीकेदार से मतलब ये नहीं कि ये कोई हुज्जती लोग आए हैं, कोई लड़ने झगड़ने वाले आए हैं, ये भी सब अच्छे हैं। सलीकेदार से मतलब वो सलीके से लेखन करता है, बिना चुटकुले के, बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के कविता पढ़ता है, व्यंग पढ़ता है। आपकी जमीन का है, आपकी मिट्टी का है। बगल से आए हैं नागपुर से हमारे बीच सतीश लाखोटिया जी। मैं चाहता हूं एक कविता, एक व्यंग आपको सुनाएं और आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी अपनी जमीन के हैं। अगर मैं ये कहूं कि हो चुका था धूप से शायद अनुबंध छाऊं का, हो चुका था धूप से शायद अनुबंध छांव का, बैठकर कहां निकालते हम कांटा अपने पांव का। और जितने कवि विराजित हैं
निश्चित रस बरसाएंगे, पर उसको भी सुनो जरा जो बेटा अपने गांव का। तो मैं चाहता हूं आपके अपने बेटे के लिए पीछे तक के लोगों की तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजे और आगाज करें इस कवि सम्मेलन का श्री सतीश लखोटिया जी से। भाई गोविंद जी का बहुत बहुत आभार। बहुत प्रेम से मुझे बुलाया, आपने भी प्रेम से मेरा स्वागत किया। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मेरे पूजनीय माता पिता को नमन करता हूँ, मित्र परिवार का आभार, गोविंद भाई का आभार कि गांव के आदमी को आपके सामने कविता पढ़ने का अवसर अरे दिया। बहुत बढ़िया बात है। और एक बात मुझे इसलिए भी बुलाया, मुझे मुकेश भाई बोल रहे थे कि भाई नागपुर से आए हो, तुम्हारे में क्या खासियत है। मैंने बोला मैं भारत का एक एंटिक पीस हूँ और वो एंटिक पीस गोविंद भाई आज प्रोड्यूस करना चाहते थे, भी आमगा में मालूम पड़े ये एंटिक पीस कैसा है। मैं एंटिक पीस कैसा हूँ साहब कि मेरे में जानवरों की भाषा का समझने का गुण है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप वो लोग बैठे हुए, एक में भी वो गुण नहीं, वो गुण सिर्फ मेरे में। सतीश लखोटिया एंटिक पीस। अच्छा, तो एंटिक पीस किस टाइप का है बताता हूँ कि मुझे जानवरों की भाषा को समझने का गुण है और बीच ये गुण मैंने प्राप्त किया। और उसके बाद अचानक एक हादसा हुआ कि संसद में किसी नेता ने कुत्ते शब्द का प्रयोग किया। उसका काफी बवाल मचा था, आपको मालूम नहीं होगा, मालूम नहीं होगा तो मैं बताता हूँ आपको। और उसके तुरंत बाद मेरी एक नेता और कुत्ते से मुलाकात हो गई। अच्छा, और उस नेता और कुत्ते की मुलाकात का वर्णन आपके बीच में रख रहा हूँ। जहाँ जहाँ बात अच्छी लगे, आपकी तालियां, आपकी दाद, आपकी साथ स्वागत भी जान चाहूँगा। भाई बहुत अच्छे। सुबह सुबह जब मैं कर रहा था भ्रमण, सुबह सुबह जब मैं कर रहा था भ्रमण, देखा मैंने नेताजी भी लिए जा रहे थे कुत्ते को अपने संग। अच्छा, कुत्ते ने मुझे देखते ही किया हाय हेलो, कुत्ते ने मुझे देखते ही किया हाय हेलो। नेताजी देख रहे थे आश्चर्य के भाव से हम दोनों को। नेताजी बोले तुम कौन? नेताजी बोले तुम कौन? तुम मेरे राजा को जानते हो? बताओ ना इसे कैसे पहचानते हो? कहा मैंने तनिक रुकिए श्रीमान, जानवरों से है मेरी पुरानी पहचान। जानवरों की भाषा को समझने का पाया मैंने गुण। आपके राजा ने क्या अभिवादन मेरा, देखिए इसमें कितने हैं सद्गुण। वाह! इतना कहते ही नेताजी ने पकड़ा मेरा हाथ। संसद में जो हुआ कुत्ता प्रकरण, जरा पूछिए नहीं इससे क्या है इसके इस बारे में विचार। अगली पंक्ति पर ध्यान चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर कविता को सुनने वाले लोग बैठे हैं। स्वागत। नेताजी के कहने पर थोड़ी देर में कुत्ते से बतियाया और कोई बात। नेताजी के कहने पर थोड़ी देर में कुत्ते से बतियाया और नेताजी को कोर्ट में आरोपी की तरह रोड पर खड़ा पाया। अच्छा, कहा मैंने आपका राजा कह रहा लोकतंत्र के मंदिर में गूंजा हमारा नाम, हमारे नाम हो गया यह भी कीर्तिमान। कौन समझा इन नेताओं को हमारा नाम लेने से होते ये बदनाम, लोकतंत्र के मंदिर का होता अपमान। पर हम कुत्ते इन लुच्चे मक्कार नेताओं से कभी भी अच्छे सच्चे, पर हम कुत्ते इन लुच्चे मक्कार नेताओं से कभी भी अच्छे सच्चे। बिकने वालों की श्रेणी में नहीं आया हमारा नाम, बिकने वालों की श्रेणी में नहीं हमारा नाम। बहुत अच्छे। बात कड़वी मगर सच, हम कुत्ते इन लुच्चे मक्कार नेताओं से कभी भी अच्छे सच्चे। लोकतंत्र के मंदिर में बैठने के हम भी है हकदार, हम है वफादार। जरा नेताजी से कहिए ना, करिए मेरी भी टिकट का जुगाड़। मेरा इतना कहते ही नेताजी का सर चकराया। चल राजा यहाँ से, अब यही बोलकर नेता ने मुझसे छुटकारा पाया। बहुत अच्छे। ये ईमानदारी है। देखो, नेता की कविता भी एक ईमानदारी के साथ पढ़ी कि कितनी देर पढ़ना है। तालियां आपने थोड़ी कम बजाई, एक बार मिलकर बजा दें। कविता थी, नेता कुत्ता, हालांकि कोई विषय नहीं है, ये तो एक ही विषय होगा दोनों ही। एक नेताजी मंच पे भाषण दे रहे थे। दोस्तों,
हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इतने में कुत्ता आया और उसने नेताजी को काट लिया। ये वही कविता फंसी हुई थी। लेकिन देखो, अभी हमारे एक भाषण नेताजी का जब वो चल रहा था, उन्होंने एक बात कही थी कि नेताओं पे सुनाया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं, कोई बात नहीं, चले गए। वो थे यहाँ पर, देखो उनको मालूम है कि कवि सम्मेलन में ये सब होता है, उसके बाद भी वे आए। इसका मतलब ये है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और इसके सामने सिर्फ वही नेता आ सकता है जिसमें कोई दाग न हो, जिसके चरित्र में कोई दाग न हो। वे जो आए थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वरना देश के नेताओं की हालत वाकई खराब है साहब। ये नेता शब्द का क्या मतलब होता है? नेता, इसका एक जमाने में मतलब हुआ करता था जिसमें नेतृत्व की ताकत हो, वो नेता। और अब जिसमें नेवले की तासीर हो, जो सांप को भी मार के खा जाए। तालियां कम है इस बात पे आपकी, जरा मिलके आना चाहिए थी। ये मैं नई टिप्पणी लाया हूं, सही बता रहा हूं। नेवले की तासीर, सारा एक जमाना था यार, जब यही नेता शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे लगता था तो सर आसमान में तन जाता था, फक्र से सीना चौड़ा हो जाता था। और अब जब अखबार में पढ़ते हैं कि फला नेता पुल खा गया, सड़क खा गया, चारा निकल गया, गोबर खा गया, क्या हालत कर दी देश की साहब। और इसके बाद अगर ये कहें कि हम इन पर न लिखें तो क्यों न लिखें। लेकिन एक सार्थक कविता के लिए बड़ी तालियां बजे भाई सतीश लाहौटिया जी के लिए। उनका मन बड़ा करें, आज वो यहाँ हैं, कल निश्चित रूप से देश के हर कोने में वे कविताएं पढ़ेंगे। सर ऐसा क्या करके आए हैं, आपके मुंह छुपाए थे, खोल दीजिए। हाँ, अभी वो कह के गए रात के अंधेरे में न कोई करो काम ऐसा, मुंह न दिखाना पड़े वो दिन के उजाले में। ऐसा अभी आप अच्छा वो नहीं थे, जब ये रुमाल आप रखना ही छोड़ देते। बांधना तो बहुत दूर है, रखना छोड़ देते आप रुमाल को। सच बताओ। लेकिन पहले कभी ने अपना काम बढ़िया कर दिया। मैं चाहता हूं अब हम उस बेटी को सुने जो मुन्ना है, लेकिन भरपूर रूप से बड़ा हो चुका है। एक जमाना था जब वो मुन्ना था, लेकिन आज पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। हास्य का एक ऐसा अद्भुत जादूगर जो आपके चेहरे पर, मैं ये दावा करता हूं कि आपके पेट में बल्ला देगा। वो पेट में, सच बता रहा हूं, अगर ढंग से सुन लिया तो। जी कोई बात नहीं बेटा, तेरे पेट में भी बला रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अकलमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं उतने कि जितने आम दिखते हैं। मुन्ना बेटरी को बुलाना है आपको। अकलमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं उतने कि जितने आम दिखते हैं। और भले ही चेक पर दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। मैं आपके दिलों पर अपना नाम अंकित करवाने के लिए आवाज देता हूं, भाई मुन्ना बेटरी। मुन्ना बेटरी ने अगर अपना काम बेहद खूबसूरती से कर दिया तो एक बार मुन्ना बेटरी के लिए पूरा सदन खूबसूरत शुरुआत के लिए तालियां बजा दे। और जो बीच में से उठ रहे हैं, असमय नहीं उठा जाता है, नहीं आना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, जाने। मुन्ना ने वाकई कितने विषय निपटाए यार, पत्नी, पाकिस्तान, महाराणा प्रताप, कोरोना। सर सच बता रहा हूं, क्या लिखेंगे खैर महाराणा प्रताप पे हम, अगर हम तो उनके घोड़े चेतक पर अगर भी लिखने बैठ जाए ना, चेतक पे, तो हमारी कलम कुंद हो जाए, हम नहीं लिख सकते। महाराणा प्रताप तो बहुत, लेकिन मैं चेतक पे 4 पंक्ति पढ़ता हूं, थोड़ी सी गर्मी देना चाहता हूं इस सदन को। भैया बैठो ना, अगर आपके कुर्ते पजामे नहीं हो तो आप नजर ही नहीं आओ भगवान जी के सामने।
हाँ, एक बार तो भगवान कसम में डर गया, ऐसी अंधेरी रात में ऐसा लगा कि खाली कुर्ते पजामे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक। मैंने कहा यार ये कुर्ते पजामे, फिर नजदीक आए तो मालूम पड़ा कि भैया हैं। चलो एक बार ताली वाली बजाओ जरा। मुन्ना कोरोना की बात, वाकई सही बता रहा हूं, कोरोना में इतना फ्रस्ट्रेशन था, हर आदमी इतना कुंठित होकर बैठा था कि पूछो क्या और जवाब क्या दे, अंदर तक भरा हुआ, अंदर तक। मैंने एक भाई साहब से पूछा, सहजता से पूछा मैंने, बिल्कुल सरलता से। मैंने कहा भाई साहब और क्या चल रहा है? बोले सांस चल रही है, छीन ले, भरा हुआ। अब इस बात को और आगे तक देखना, ये तो बाहर की बात है, घर के अंदर का दृश्य बताता हूं। मैंने पत्नी से ऊंची आवाज में पूछा, मैंने कहा ये टेबल पर 2 मास्क पड़े हुए हैं, लिपस्टिक के निशान लगे हुए, इसमें मेरा कौन सा है? उसने जो जवाब दिया, उस जवाब की बारीकी समझ जाओ तो मुझे बताना। मैंने कहा टेबल पर 2 लिपस्टिक के निशान लगे हुए मास्क पड़े हैं, इनमें मेरा कौन सा है? वो मेरे से ऊंची आवाज में बोली, जिसके अंदर अंदर लिपस्टिक के निशान लगे हैं वो तो मेरा है। आधे लोग घर जाके समझेंगे, और जिसके बाहर बाहर लिपस्टिक के निशान नजर आ रहे हैं वो आपका है। अब थोड़े आप हो गए। मैं जिस पे पंक्तियां पढ़ने वाला था वो पंक्तियां सुन लो वरना रह जाएगी। क्या लिखेंगे महाराणा प्रताप पे? देखो ये सच है कि महाराणा प्रताप हमारे गौरव थे। महाराणा प्रताप के कारण हमारा सर स्वाभिमान के साथ तनता है। आज जब नाम आता है महाराणा प्रताप का तो सर फक्र से ऊंचा होता है। लेकिन मैं उस चेतक पर 4 पंक्ति पढ़ता हूं जिस चेतक के कारण महाराणा प्रताप का सर तना हुआ रहता था। और चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो थोड़ा सा माहौल बनाना अगले कवि के लिए। जान के लुट जाने का डर वो कहां सितमगर करता था। क्या था चेतक? जान के लुट जाने का डर वो कहां सितमगर करता था। रफ्तार में ऐसी बिजली थी धरती को अंबर करता था। और टप टप करता राणा का चेतक जब धूल उड़ाता था, अकबर भी घर में घुसकर अल्लाह अकबर करता था। तो हम तो उस युग में हैं यार। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान पाकिस्तान को तो खाली एक बात समझ लेना चाहिए कि जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर देते हैं। यार आपकी समझ कहां चली गई? ये वो टिप्पणी है जिस पे तालियां झूम के बजती हैं। मुझे ये बताना पड़ेगा आपको। राहुल गांधी, मोदी जी, अरे राहुल गांधी बेचारे की तकदीर खराब है, सही बता रहा हूं। 19 जून 1970 को उनका जन्म हुआ और उसी दिन फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। सच बता रहा हूं। और उससे बड़ी बात यह है, देखो संयोग की बात है, मनमोहन सिंह जी की जन्म तारीख मालूम है किसी को? क्या है? नहीं मालूम। 26 सितंबर। और उसी दिन विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाया जाता है। यह संयोग है। और तालियां शायद इस बात पे बजें कि 17 सितंबर के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है और उसी दिन सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। ये संयोग की बात है, इसमें हम क्या करें? ये है। लेकिन बेहतरीन काव्य पाठ मेरे भाई ने किया। मैं अब आप थोड़ा इस लायक हो गए कि उस कवि को आवाज दे सकता हूं, क्योंकि वो कवि कोलाहल का कवि नहीं है। वो कवि है ऐसा वातावरण हो जैसे आप बैठे हैं। हम कुत्ते पे, बंदर पे, बिल्ली पे कविता पढ़ते हैं, लेकिन वो कविता पढ़ता है तितली के पंख पे, गुनगुनी धूप पे, सरसराती हवाओं पे। वो कवि हमारे बीच राजीव राज के रूप में उपलब्ध है। मैं उनकी अगर उपलब्धियां गिनवाऊंगा तो कई हैं। एक बड़ी उपलब्धि यह है
कि उन्हें ब्रज किशोर शुक्ल घायल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक उपलब्धि यह है कि उन्हें हिंदी अकादमी का अवार्ड दिया गया। एक उपलब्धि उनकी ये है कि उन्हें विष्णु सक्सेना सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन दो बड़ी उपलब्धि ये है कि पिछले लाल किले के कवि सम्मेलन को जिस कवि ने लूटा है वो कवि है राजीव राज। और दूसरी खासियत पर पूरे सदन की तालियां बजे कि एक ऐसा गीतकार जिसे राष्ट्रपति महोदय ने अपने हाथों से, यार तालियां बजनी चाहिए, अपने हाथों से पुरस्कृत करने वाले कवि को मैं आवाज देना चाहता हूं। बस थोड़ा सा माहौल इस तरीके से बना लेना कि राजीव राज, मैं एक दावा करता हूं कि बरसों तक याद रखूंगा कि कोई गीतकार आया था आपके शहर में। वो जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से सुन के बता देना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और पीछे तक के लोगों आप भी जरा ताली बजाकर दावत दे देना इटावा के उस बड़े कवि को कि जाने किस मदरसे में मेरा मनमीत पड़ता है, जाने किस मदरसे में मेरा मनमीत पड़ता है, मेरे चेहरे पे लिखी हुई वो सारी प्रीत पड़ता है, कभी आने नहीं देता गजल की आंख में आंसू, गीत भी मुस्कुरा देते हैं वो जब गीत पड़ता है। तालियां बजाकर आवाज दें देश के बड़े गीतकार राजीव राज को। हाँ आना ही पड़ेगा। एक कवि में अगर 8-15 लोग उठेंगे तो कवि ज्यादा चाहिएंगे। फिर पूरी मेहनत के साथ गले की खराबी के बाद गीत के जिस शिल्प तक इस कवि सम्मेलन को पहुंचाया, एक बार उनका अभिनंदन करे पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर। और जिस तरीके से आपने सुना है, मुझे एक शायर की 2 पंक्तियां याद आती है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए पढ़ता हूं कि इतने बेहतरीन श्रोता और कहीं नहीं मिल सकते, सच बता रहा हूं। मुझे शायर की 2 पंक्तियां याद आती है कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वे लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। मैं आपकी समझ को प्रणाम करता हूं और आप निश्चित रूप से नशे में डूब गए हैं कविता के। हालांकि कोई नशे में डूबना बहुत अच्छी बात नहीं है, साथ में मिलके बैठे थे। मैं कह रहा था कि नशे में डूबना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक आदमी नशे की हालत में घर पहुंचा, जाके दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, क्यों पी? बोले स्वास्थ्य खराब था। बोले स्वास्थ्य खराब था तो तू दारू पिएगा? बोले डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला 3 दिन दवा दारू लेनी पड़ेगी। दवा उन्होंने दे दी, दारू मैंने ले ली। 3 दिन बाद पट्टा फिर पी के पहुंचा। पत्नी ने कहा क्यों पी? बोला वो डॉक्टर की दवा दारू ने काम नहीं किया तो वैद्य जी के पास चला गया। बोले क्या कहा वैद्य जी ने? बात बड़ी बारीक है लेकिन पहुंच जाए तो जरा मुझे सूचित कर देना कि बारीक भी समझ रहे हो। क्या कहा वैद्य जी ने? बोले वैद्य जी बोले पानी में घोलकर आज अजवाइन लो। जितने समझ गए उतने ताली बजा लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी में घोलकर अजवाइन लो। 3 दिन बाद पट्टा फिर भी क्या पहुंचा। पत्नी का बचा खोचा दिमाग खराब, बोले डॉक्टर निपट गया, वैद्य निपट गया, अब क्यों पी? बोले तेरे पिताजी ने की। बोले क्या कहा मेरे पिताजी ने? बोले देख जिस दिन तेरा मेरा लगन हुआ था, अपनी शादी हुई थी, तेरे पिताजी ने हम दोनों के सर पे हाथ फेरकर एक बात कही थी कि आज के बाद तुम दोनों मिलकर ये घर बार संभालना। घर तू संभाल रही है, बाहर में संभाल रहा हूं। तो बाहर से आए हुए लोगों, हाँ मैं कहीं देख रहा हूं जायसवाल जूस वाले भी फंसे हुए हैं यहाँ। हाँ क्योंकि सारों ने जूते नहीं उतारे, जिनके पांव में है मैं उनको भी जानता हूं। लेकिन अब थोड़े आप इस लायक हो गए, अब कोई उठे नहीं। निवेदन है, 2 कवि शेष हैं, दोनों विशेष हैं, एक थोड़ा सा मैं अवशेष हूं।
कहेंगे तो एक आध कविता में भी अगर वक्त हुआ तो पढ़ दूंगा। हम उनको सुन ले पहले। राजीव राज ने बहुत अच्छा गीत पढ़ दिया तो एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि मैं एक देश की बड़ी कवयित्री, जिनके इंतजार में कई लोग यहाँ बिल्कुल, देखो दादा ने चश्मा उतार के साफ किया, यही वाली ना। लेकिन कविता के सौंदर्य को अपने शब्दों से संवारने का काम जिस कवित्री ने बेहद खूबसूरती के साथ किया है, पिछले कुछ वर्षों में अगर हिंदी कविता के पास, हिंदी मंचों के पास कवयित्री के लिए कोई उपलब्धि है कवयित्री के नाम पर, तो उनमें एक नाम होता है डॉक्टर भुवन मोहिनी का। एक बार ताली बजाकर सूचित करें कि आप सुनने की अवस्था में है, मूड में है। थोड़ा सा माहौल अब अलग रहेगा, हाँ, इसलिए थोड़ा सा सचेत होके बैठना। ये कहीं से भी शुरू हो सकती हैं, ये बता दूं मैं आपको। देखो, कई लंबी भूमिका बना सकता हूं मैं उस कवयित्री की जिसकी कितने पुरस्कार मिले। अगर एक एक की फहरिस्त बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये कहूं कि उन्होंने कितने टीवी चैनल्स पर अपना कार्यक्रम दिया है तो ये भी कम बात है। NDTV, जी न्यूज़, शेमारू टीवी, सब टीवी, कई चैनल्स हैं। उन्होंने कितने देशों की यात्रा की, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने 2 विषय में PhD की है, ये भी बड़ी बात नहीं है। ये भी बड़ी बात नहीं है साहब कि उन्हें सारा देश, मिलियंस में जब उनके वीडियोस डलते हैं तो मिलियंस में उनके व्यूवर्स होते हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। अगर 2 बड़ी बात कोई मैं मानता हूं तो वो ये है, और शायद दोनों बातों पर पूरे सदन की तालियां बजेंगी। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब ने उन्हें अपने हाथों से पुरस्कृत किया है। तालियां कम हैं आपकी, और तालियां पूरे सदन की शायद इस बात पर और ज्यादा मिले कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी उन्हें अपने हाथों से पुरस्कृत किया है। देश की वो लाडली कवित्री जिसको 2 उन महान शख्सियतों ने अपने हाथों से पुरस्कृत किया है, वे हमारे बीच है, तो हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दुनिया भर की सारी मुश्किल पल में हल हो जाती है। अब जवाबदारी आपकी है कि आप कैसे बुलाते हैं और कैसे सुनते हैं। दुनिया भर की सारी मुश्किल पल में हल हो जाती है, वो जब कोई गीत पढ़े खुद एक गजल हो जाती है। इस कवि सम्मेलन को अगर वाकई कवि सम्मेलन बना दिया तो एक बार डॉक्टर भुवन मोहिनी के लिए पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर उनका अभिनंदन करे इस बात के लिए। बहुत अच्छा काव्य पाठ, आपको हंसाया, श्रृंगार तक पहुंचाया, और उसके बाद बेटियों पर सार्थक कविता। मैं 4 पंक्तियां बस यहीं से, क्या ये जायसवाल जूस वाला कौन था? चालू हो जा भाई, मेहमान है आपके, इतनी बेइज्जती से बात न करें आप। कौन बोला था चालू हो जा? अब नहीं बोले, हद हो गई यार, अब तो खाली ताली बजाएंगे वो बस। हद हो गई। स्वागत स्वागत, बढ़िया सुन रहे हैं बहुत। सुनिए, नहीं जाना ही नहीं अब कहीं भी। एक जूता पहन रखा है इन्होंने, तैयारी में ही थे ये। दूसरे का है, ये एक जूता दूसरे का है, वो वाला भी देखना यार, बहुत बढ़िया लोग हैं। सुनिए, वक्त की मैं फिर कह रहा हूं कि 1 बजे तक का कवि सम्मेलन है। ये कितनी बजी अभी? 15 मिनट। 1 बज गया है, तो फिर ये 1:30 तक का है। हाँ नहीं, टाइम बड़ा से जाएंगे। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया भाई। प्रेम प्यार मोहब्बत की बात है। देखो, मैं इन चीजों को लॉजिकली बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई इश्क फिश्क होता है, सब फोकट है, तार्किक नहीं है कुछ भी। मैंने तो कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि इश्क मोहब्बत प्यार वफा किसको इनसे हुआ नफा।
हाय हाय वाह वाह मारवाड़ियों, चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो गोविंद राठी को शुरू करवा देना। इश्क मोहब्बत प्यार वफा किसको इनसे हुआ नफा, इधर उसकी मांग भरी इधर अपनी जेब सफा। भाई बढ़िया है वही बढ़िया। कहाँ की मोहब्बत यार, तो फोकट है। मुझे तो भगवान कसम वो दृश्य याद आता है जब 7 फेरे चल रहे थे 26 बरस पहले मेरी पत्नी के साथ मेरे, और पंडित जी ने कहा कि ये लाल सिंदूर की डिब्बी रखी है, इसमें से एक चुटकी सिंदूर लो, इसकी मांग भरो। भगवान कसम कल्पना में जब वो दृश्य याद आता है ना तो कांप जाता हूं। ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। सच बता रहा हूं, वो मांग नहीं थी, नक्सलियों की एक सुरंग थी। और ताली इस बात पे बजाना कि सुरंग भी ऐसी थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। वही बढ़िया राठी जी। भगवान कसम। और शायद तालियां इस बात पे 2 गुनी बजे कि मांग में बारूद बिछाई, और वो बारूद भी ऐसी बिछाई कि अब रोजाना उसकी मांग के धमाके कोई न कोई नई मांग बन के मेरे कानों में गूंजते हैं। वही बढ़िया। क्या करें, सच बता रहा हूं, पत्नियों पे इतनी लंबी लंबी कविताएं क्यों सुनाते हैं लोग, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कुंठित होते हैं वो करते हैं पत्नी पे कविता, कुंठित। सच बता रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की इतनी कमाल है साहब। 26 साल हो गए शादी को, 26 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल, गंवार किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। ये बढ़िया है, जवाब नहीं अंदर। सच बता रहा हूं, मैं तो एक दिन जब ज्यादा ही भरा गया गले गले तक, तो अपने ससुर जी के पास पहुंचा, गले तक उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, नाश मार दिया मेरा। भाई साहब भगवान कसम मुझे कोने में ले गए, और मुझसे जो एक पंक्ति राजू भाई उन्होंने बोली, वो पंक्ति सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना, कष्ट, यातना सब भूल गया, सब भूल गया। और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई, उनसे सिंपैथी हो गई मुझे। वो मुझे कोने में ले जाके बोले, बेटा मेरी सोच मेरे पास तो इसकी भी मां है। बढ़िया है। उस पत्नी पे इतनी लंबी लंबी कविताएं, क्या मतलब है यार? पत्नी का हिंदी में मतलब ये होता है जो पति पर तनी रहे, हिंदी में। अंग्रेजी में बोले तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। सही बात। उस पत्नी पर लंबी कविताएं लिखने की क्या। अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट, WIFE, वाइफ। शॉर्ट फॉर्म के हमारे यहाँ क्या फायदे उठा रहे हैं नेता लोग। मैं हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, सुना होगा नाम। एक नेताजी की चमचमाती गाड़ी आके रुकी, गाड़ी में से नेताजी उतरे, बगल से 4-5 चमचे उतरे। तो नेताजी को देख के मुझे ऐसा लगा कि किसी पार्टी का कोई मंत्री है ये। जब ये समझ में नहीं आया कि कौन मंत्री है, तो मैंने उनकी गाड़ी के नेम प्लेट पे झांका, तो वहां लिखा हुआ था हाहुप्र ज2, हाहुप्र और कोष्टक में ज2। तो मुझे यह समझ में तो नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ये जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं। मैंने उनके ड्राइवर के गले में हाथ डाला धीरे से, जब समझ में नहीं आया तो मैंने कहा भैया ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा ये फिर हाहुप्र? बोले ये हरा हुआ प्रत्याशी है। तालियां कम आ रही हैं आपकी, और ताली इस बात पे पूरा सदन बजाएगा। मैंने कहा फिर जज क्या है? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी।
अभी भी ताली से जो चूक गए उनके लिए फिर एक मौका है। मैंने कहा ये आगे 2 लिखा है, ये क्या है? ये बोलो दूसरी बार लड़ा तो फिर डरा गया। हाँ, उठ रहा है। तो हम तो उस प्रदेश से आते हैं जहां इसके भी फायदे उठाए जाते हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, नेताओं से अब हमें खतरे ज्यादा नहीं बचे। अब हम में अकल आने लगी, क्योंकि लोग कहीं से भी अकल ले लेते हैं। एक गांव का आदमी एक शहर में दुकानदार के पास पहुंचा, बोले भाई साहब कोई लेटेस्ट आइटम आई हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा लेटेस्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन फ्रांस से एक चूहे की मूर्ति आई है। देखने में ऐसा लगता है जैसे जीवित चूहा हो। जैसे ही उसने वो मूर्ति बताई डॉक्टर साहब, उसने हाथ में मूर्ति रखी तो उसको ऐसा लगा ग्राहकों के चूहा हाथ में आ गया जीवित। उसने वो मूर्ति खरीद ली। जैसे ही लेके वो गांव पहुंचा मूर्ति को, तो जितने चूहे थे गांव के उस मूर्ति को देखते उसके पीछे लग गए। वो आदमी तेज चलने लगा, चूहे तेज चलने लगे। वो आदमी दौड़ने लगा, चूहे दौड़ने लगे। वो भागने लगा, चूहे भागने लगे। वो आदमी घबरा गया, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस मूर्ति को उठाया और एक कुएं में फेंक दिया। जितने चूहे थे पीछे पीछे कुएं में कूद गए। उस आदमी में अकल आ गई। वो वापस उस दुकानदार के पास गया और बोला भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या? तालियां कम हैं आपकी भाई, वाह भाई, कमाल। और तालियां इस बात पे बजाना साहब कि दुकानदार ने उसे नेता की मूर्ति दे दी। जब वो नेता की मूर्ति लेके गांव पहुंचा तो एक भी नेता उसके पीछे नहीं आया। वो वापस दुकानदार के पास आया, उसके सर हो गया कि भाई साहब ये कौन सा नकली आइटम थमा दिया है? आपने मुझे चूहे की दी, सारे चूहे आए, नेता की दी, लेकिन एक भी नेता नहीं आया। दुकानदार ने बोला ठेर देखता हूं। उसने रेपर हटाया, मूर्ति को खोला और जब मूर्ति को देखा तो वो दुकानदार से हाथ जोड़ के बोला भाई साहब मैंने आपको जल्दीबाजी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दे दी। भाई वाह 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 वाह, और उनकी कद का ठिकाना इस देश में कौन है जो तुम्हारे पीछे आता? वाह, बहुत बढ़िया, वाह। दिक्कत यह है इस देश की, तब व्यंग खड़ा होता है। मैं अपना काम उस छोटे मंच से वो पूरा कर चुका हूं जो मेरे जिम्मे का था। लेकिन मैं अगर यहाँ काव्य पाठ के लिए खड़ा हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं जिस कवि को सुनवाना चाहता हूं, या कहूं कि जिसको मैं भी सुनने आया हूं, वो सुदीप भोला हमारे बीच है। मैं उसकी भूमिका में एक व्यंग सिर्फ 12 पंक्ति का आपके बीच रखूंगा और उसको आवाज दूंगा। पूरा सदन तैयार रहे सुदीप भोला को सुनने के लिए। और व्यंग पहुंच जाए तो मुझे भी बताना कि भाई व्यंग बड़ी बारीक विधा होती है। देखो, हालांकि मैं आपको तो क्या व्यंग सुनाऊं, हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर एक व्यंगकार बैठा हुआ है। हर आदमी में 15-20 मिनट तक जब सब्जी वाले को पानी छींटते हुए ग्राहक ने देखा तो उस ग्राहक के अंदर का व्यंगकार जागा। वो बोला भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। मुन्ना कौन सा बढ़िया, भिंडी को होश आ गया हो तो देखो। और बारीक व्यंग बताता हूं, और बारीक। एक 90 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में पकते ही पैसे 2 गुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग ने उसे जवाब दिया, बहुत बारीक है लेकिन पहुंच गया तो मजा दे देगा। बुजुर्ग बोले बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। बहुत बारीक है यार, ताली बहुत कम बजा रहा हो, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, भगवान की बहुत कसम। बढ़िया, शमशान वाला लगा। सच बता रहा हूं, व्यंग सुनो। स्वागत। ये दिक्कत है देश की। कई देश इतराते हैं कि हम बड़े फन्ने खाए हैं। न्यूटन एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक सिद्धांत बना के बताया कि कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। आम गांव वहां, यहां कागज पे वजन रख दो उसके बाद कागज हिलता है। भाई वाह 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 वाह। ये व्यंग है जो आप तक देर से यात्रा करेगा लेकिन करेगा। सुनिए कि एक दिन देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि व्यंग थोड़ा सा यहां से सुन लेना, बस यहां तो बाद में पहुंचना, पहले यहां फिर यहां।
हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेताजी आपके चरण में होते हैं, दूसरे चरण में हम नेताजी के चरण में होते हैं, मगर वे कमबख्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते हैं। बस ये व्यंग है। अब सुन लो एक व्यंग, इसके बाद हम सुनते हैं भाई सुदीप भोला को कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आइए सर, जल्दी बैठ जाओ वरना कविता शमशान में चली जाएगी। आएगा। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये आग में जब तक भी लगा सकता हूं जब तक मिलके सब ताली नहीं बजा। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग के अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, कसम देता हूं कि ताली रोक के बताना। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना कि न बजे, लेकिन दूसरा हाथ पहले हाथ से हाथ छुड़ा ले तो इस पूरे सदन में अभी तक जितनी ना बजी हो, इन खाली कुर्सियों की कसम है आपको, उनकी जवाबदारी भी आपकी दे रहा हूं। खाली जो चले गए लोग उनकी भी, लेकिन मैं जानता हूं कि बजेगी। पंक्ति जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति व्यंग की आपके हवाले कर रहा गोविंद राठी। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख कर नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। सैल्यूट करता हूं आपको। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। 75 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। लीजिए साहब, सारी भूमिका मैं अपने काव्य पार्टनर सुदीप भाई की बना चुका हूं, लेकिन एक दो बातें फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो है क्या। वो कवि जिसे कविता विरासत में प्राप्त है, हिंदुस्तान के एक बड़े कवि जिनका नाम आपके शहर में भी शायद बहुत पहले आए होंगे, आप तो अभी जवान बच्ची हैं, मैक्सिमम पुराने लोग जानते होंगे, संदीप सपन जी उनका नाम है। विरासत में जिस शख्स को कविता प्राप्त हुई वो नाम सुदीप भोला। वो शख्स जिसको रोजाना आप अपने किसी न किसी टीवी न्यूज चैनल पर देखते ही हैं। लपेटे में नेताजी खास करके जो आता है उसमें यह चेहरा हर दिन पाया जाता है। कई देशों की यात्रा, अभी पिछले दिनों अमेरिका के 42 शहरों में लगातार कवि सम्मेलन करके आ रहे हैं। अभी की बात बता रहा हूं मैं, 15 दिन पहले की। और तालियां पूरे सदन की इस बात के लिए बजे कि सुदीप भोला इस देश का सबसे कम उम्र का वो कवि है जिसने
इतने कम वक्त में अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के श्रोताओं के दिल में धड़कने वाला कोई नाम है तो वो है सुदीप भोला। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ पर उठाकर ताली बजाकर अभिनंदन करे, आवाज दे भाई।